देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त छात्रों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक अध्याय लेकर आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग अध्याय एक ऐसे अध्याय के रूप में जाना जाता है जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो अंतर है वो उभर कर सामने आता है। किस तरह से इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर पंत जी, शॉर्टकट में इनका नाम वाई डी पंत बार बार लिखा गया है। पंत जी किस तरह से अपने बच्चों के साथ, यहाँ तक कि और लोगों के व्यवहार की बातों को स्वीकार नहीं कर पाते और समस्त चीज़ों को समहाउ इम्प्रॉपर कह करके अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, या नएपन की वो खिलाफत जो उनके मन में है, नएपन से जो उनके मन में चिढ़ है, उस अपनी भावना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जिसके एक भाग को आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज आप उसके दूसरे भाग का वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले का वीडियो आपने वी मिश्रा सर के द्वारा पढ़ा था। तो एक चड्ढा नाम का नया नियुक्त हुआ लड़का है। यशोधर बाबू जहाँ बड़े बाबू हैं वहीं पे अभी नया आया हुआ है, और उसका इनके प्रति क्या व्यवहार है, कैसे बातचीत होती है, वहीं से ये आज की कहानी शुरू है। इसके पहले की कहानी में ऑफिस में ही सब लोग होते हैं और वहीं पे यशोधर पंत जी उस चड्ढा नाम के लड़के से कुछ बातचीत करते हैं और वह इनकी घड़ी पे कटाक्ष करता है, क्योंकि पंत जी उन लोगों पर कहते हैं कि ऑफिस की घड़ी भी काफ़ी धीमी चल रही है, जैसे आप लोग काम धीमा करते हो वैसे ऑफिस की घड़ी भी है। तो वह अभी नया आया हुआ लड़का है, वो अपने बॉस से, अपने सीनियर से बात करने में थोड़ा सा बिना हिचक बात करता है और इनकी घड़ी पर ही कमेंट पास करता है कि इतनी पुरानी घड़ी लिए हैं, इतने दिन की है, ठीक टाइम तो दे देती है ना, नहीं तो एक डिजिटल घड़ी ले लीजिए, बहुत कम दामों में आ जाती है, कम से कम समय तो अच्छे से बताएगी। पंत जी अपनी घड़ी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आज तक ये मिनट टू मिनट सही चलती है, और उनको याद आता है कि ये घड़ी तो मेरी शादी की है और आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है, यानी सिल्वर वेडिंग। अब उस लड़के से जो संवाद हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। पैसा तो दे दिया, लेकिन उन अपने मातहतों, अपने साथ काम करने वालों, जिनके वे सीनियर हैं, ऐसे लोगों के साथ चाय पानी करने के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। किसंदा इनके आदर्श हैं, उन्हीं की सारी बातों को ये फॉलो करते हैं। चलते चलाते छुट्टी के टाइम में हर रोज़ हंसी मजाक हो जाना आम बात है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। अपने मातहतों के साथ चाय पानी और गपाष्टक नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, ऐसा किसंदा भी कहते थे। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। इन्होंने एक नया जुगाड़ बना लिया है कि रोज़ प्रवचन सुनेंगे, प्रभु का ध्यान लगाएंगे। इस तरह से बहानेबाजी है घर देर में पहुंचने की। ये चाहते हैं कि मैं घर में देर से पहुंचूं, ताकि बच्चों से जो विचारात्मक मतभेद है, बार बार कहा सुनी होती है, वो ना हो, उससे बच जाएं। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। वे कहते हैं, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कर कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी किसंदा के अनुसार यही निशानी है अच्छे लोगों की। सिद्धांत के जो धनी हैं उनकी यही निशानी है कि वो किसी से टकराहट न करें। अगर विचार नहीं मिलते हैं तो उससे हटें, उससे दूर रहें, दूरी बनाएं। दूरी बनाने से झगड़े
हट मिट जाते हैं, झगड़े नहीं होते हैं, झगड़ों से बचा जा सकता है। इसलिए वे भी घर पे अपने पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के बजाय प्रवचन सुनने, पार्क में बैठ करके ध्यान लगाने का एक उपक्रम उन्होंने अपना लिया। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। पहाड़गंज एक मार्केट है और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। क्यों? मिलने का काम, सब्जी लाने का काम सारा इसी समय निपटा लेते हैं ताकि देर से देर और देर हो जाए तब घर पहुँचें। दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि वे अपने घर पे जा कर के वैचारिक मतभेद वाली बातों से बचना चाहते हैं। इसलिए उनके पास यही एक विकल्प है, देर में पहुँचेंगे, जाके खाएंगे पिएंगे, जल्दी से सो लेंगे और कहा सुनी से बच जाएंगे। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी, यानी उस मकान के घेरे पर पड़ी, महान मकान की चौहद्दी पर पड़ी, मकान की बाउंड्री पर पड़ी, जिसे कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। 3 कमरे वाला एक घर हुआ करता था जो किसंदा जी इसमें रहते थे, जिसमें शुरू में नौकरी ढूंढने आए थे तो यशोधर पंत भी इसी में रहे थे। वह इनके सामने दिखाई देता है और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। पहले वो कमरा अलाट था किसंदा के नाम पे, अब वो रिटायर हो गए हैं, गांव चले गए हैं और उसी जगह पे 6 मंजिला इमारत बन रही है। उस जगह से इनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी उधर से जाते हैं उस पर निगाह डालते हैं और वहाँ पे फिर इनका प्रेम उमड़ पड़ता है। इधर से गुजरते हुए कभी KDIZ एरिया की बदलती शक्लें, शहरों में जो कॉलोनियाँ बनती हैं उनके नाम रख दिए जाते हैं, बदलती शक्ल देख कर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। कभी कभी यशोधर बाबू को बुरा लगता है कि ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि ये पहले वाले मकान टूटें, दूसरे बने, अच्छे मकान हों, लोग विकास करें, थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे लोगों के रहने का प्रबंध हो जाए, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे लेना देना ज़रूर है कि ये जिस स्थान पे इनकी यादें जुड़ी हुई हैं उस स्थान को टूटते हुए भी, नष्ट होते हुए भी ये देख करके कम से कम उसके साथ जो इनका दर्द है, जो गम है, उसको हटाने के लिए इस क्षेत्र में रहना और टूटते हुए ही आखिरी दर्शन ही कर लेना उन मकानों के, उन जगहों के ज़रूरी है, ऐसा उनको लगता है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप के क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र में इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करवा लिया। क्यों? ताकि उस एरिया में रह सकें, उस क्षेत्र में रह सकें जहाँ पे इन्होंने पहली पहली बार इस शहर में आने पर अपने रहने का काम अपने किसंदा जी के साथ किया हुआ था। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, यानी करीब रहने के लिए, जहाँ शुरू से रहते वहाँ उसी मोहल्ले में रहने के लिए जो तुम क्वार्टर बदल ले रहे हो, लेकिन अपने पद के अनुसार D2 टाइप के क्वार्टर में नहीं जा रहे हो, जबकि इजली वो मिल सकता है, तो जब ये सारे टूट जाएंगे तब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कह करके मुस्कुराते थे। किसंदा भी यही कहते थे, जब समस्या आएगी तब की तब देखी जाएगी, हम बहुत पहले से उसके बारे में चिंता नहीं करते, तो जब सारे मकान टूट जाएंगे तब हम लोग देखा जाएगा, फिर कहीं चलेंगे, कुछ होगा, लेकिन इसके पहले हम हटने वालों में से नहीं हैं। न तो हटेंगे। और इस भी विचार के हैं, इस तरह के विचार के भी हैं, आप कहानी में आगे पढ़ेंगे कि इनका ये कहना था कि मकान बनवाना उचित नहीं है, किराए पे रहना उचित है। जिधर मर्जी, जिधर मन करे, जिधर मर्जी उधर आप रह सकते हो। और
मकान अगर बनवा लिया तो एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, आप बदल नहीं पाओगे, जगह बदलने का आनंद आप नहीं ले पाओगे। इसलिए भी वे मकान तक नहीं बनवाए, पूरी नौकरी पूरी उम्र बिता दिया उन्होंने। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा। बेचारी कलह सी या वाद विवाद वाद होने लगा, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं कर रहे। देखिए वही बात खुल के आई ना कि घर इसलिए नहीं जल्दी लौटना चाहते कि पत्नी से वाद हो जाएगा, कहा सुनी हो जाएगी, बच्चों की हर चीज़ इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगेगी। यही चीज़ जब ये बोलेंगे तो बच्चों को बुरा लगेगा, बच्चे अपने हिसाब से जवाब देंगे और वो इन्हें बुरा लगेगा। इसलिए देर में पहुंचते हैं, कम मुलाकात हो, कम सामने पड़ें तो कम कहा सुनी होगी, सुकून से जी सकेंगे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे, यानी उनको कुछ पढ़ाने में, लिखने में, समझने में मदद करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती, जबकि यशोधर बाबू को इनका बेटा अपना साधारण है, उसकी पढ़ाई साधारण है ऐसा लगता है, और जो नौकरी है वो शुरुआत में ही काफ़ी पैसे वाली है। वो नौकरी इनके बेटे को मिल गई है, यह चीज़ इन्हें उचित नहीं जैसी इन्हें लगता है। या तो ये नौकरी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, या तो इसमें कुछ गड़बड़ होगी। यह नौकरी शुरुआत में ही अगर इतना अच्छा पैसा दे रही है तो निश्चित है ये लंबे समय तक चलने वाली नहीं हो सकती है। वह कहते हैं कि 1500, 1500, 1500 माने 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। और ये नहीं समझते हैं कि अरे भाई, आपको रिटायरमेंट के टाइम में जो पैसा मिला है वो महंगाई इत्यादि जोड़कर मिला है, और अब जो नया ज्वाइन कर रहा है, नौकरी में जुड़ रहा है, वो अपने महंगाई के समय के हिसाब से ही जुड़ रहा है। अतः इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इस तरह ये हमेशा सोचते हैं कि उसकी नौकरी समहाउ इम्प्रॉपर है, नौकरी में मिलने वाला वेतन समहाउ इम्प्रॉपर है, ये नौकरी अच्छी नहीं हो सकती है, ये वेतन हमेशा मिल नहीं पाएगा, कुछ न कुछ इसमें पेंच जरूर होगा, कुछ न कुछ समस्या जरूर आएगी। ऐसा यशोधर बाबू सोचते हैं। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब पिछली साल आईएएस की दोबारा तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन ये परेशान है, यह समझना इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आया था, यानी आईएएस का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी लो ग्रेड की नौकरी उसे मिल रही थी, तो भी उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ऐसा विचार यशोधर बाबू का है। बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी भी दे रही है कि आप नहीं मानोगे, मैं अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी, ऐसा कुछ कहती है। जो इन्हें अटपटा लगता है कि बच्चे आगे बढ़ें अच्छा है, लेकिन घर बाहर सब कुछ छोड़ के चले जाएं ये अच्छा नहीं है। बेटी का पास में रहना अच्छा है, बेटी का इस तरह से जाने की धमकी देना अच्छा नहीं है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि क्या अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी, जो अपने में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ यानी जचती नहीं, अच्छी नहीं लगती। समहाउ का अर्थ है न पसंद करना, न समझना, सहयोग न करना बल्कि विरोध करना। इनके बेटे काफ़ी अच्छे पद तक और काफ़ी अच्छी कमाई कर लेते हैं, तो रिश्तेदारों की वे लोग थोड़ा सा उपेक्षा करते हैं। यह बात यशोधर बाबू को बहुत बुरी लगती है। उनका कहना है कि रिश्तेदार रिश्तेदार हैं, उनके कम कमाने पर, उनकी कमाई कम होने पर कभी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनके बुरे दिनों में ज़रूर खड़े होना चाहिए, उनके लिए कुछ सहयोग करते रहना चाहिए। ऐसा ये चाहते हैं जो बच्चे इनके नहीं समर्थन करते। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है। सुना ऐसा कहकर
वे स्वयं को ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। और यशोधर बाबू अंत में ये कहते हैं कि ये जो जनरेशन है, मतलब एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच का गैप है, इसमें अंतर होगा ही, मेरे विचार से मेरे बच्चों के विचार नहीं मिलेंगे। ऐसा कह कर के वे स्वयं को दिलासा देते हैं, थोड़ा सा तसल्ली देते हैं, थोड़ा सा मन को बहलाते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, वे मूल संस्कारों से पुरानी हैं। यशोधर बाबू के तमाम विचारों से मिलने जुलने वाले विचार रखती हैं, फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला। लेकिन बच्चों की तरफदारी ये करती हैं, माँ का ऐसा स्वभाव ही होता है, और उसके चक्कर में ये भी कुछ मॉडर्न हो गई हैं। बच्चों के कहे अनुसार पहनना, ओढ़ना, खाना पीना ये करती भी हैं, इसलिए वे कुछ मॉडर्न टाइप की दिखने लगी हैं बच्चों की तरफदारी करते करते। कुछ यह भी है, क्या कुछ यह भी है, कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। एक ये भी बात है कि जब शादी हुई थी तो यशोधर बाबू के साथ गांव से आए हुए 2 लड़के भी साथ साथ में ही रहते थे, और आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। मतलब बहुएं आपस में बहुत ज़्यादा चिढ़ती थीं, एक दूसरे से पड़ती नहीं थी। ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। चिढ़ चाहे जितनी हो मन में रखना है, कोई कुछ किसी को कहेगा नहीं। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। यशोधर बाबू की पत्नी कहती हैं कि अगर हमारे पति जेठानियों से होने वाले मन मुटाव में हमारा साथ देते तो बहुत अच्छा रहा होता। बस जिठानियों की चलने दी, यानी जिठानियाँ जो कहती थी वही बात मानी जाती थी, हमारी कोई बात नहीं मानी जाती थी। मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया, वो कहती हैं, मुझे आचरण और व्यवहार करने के ऐसे बंधनों में बांध कर रखा गया, मानो क्या मानो मैं जवान औरत नहीं, कोई बुढ़िया हूँ, बुजुर्ग महिला हूँ। जितने भी नियम किसी वृद्धा के लिए होते हैं, वो सारे नियम इनके लिए मान्य थे या माने जाने आवश्यक थे। ऐसा कहती हैं यशोधर बाबू की पत्नी। ऐसा कहती है घर वाली बच्चों से, यानी यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों से ऐसी बात कहती है। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, और बच्चे माँ के दर्द को समझते हैं, सहानुभूति जताते हैं, माँ से बड़े प्रेम से पेश आते हैं इन्हीं सब बातों को लेकर। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने वाली बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। तुम बहुत पुरानी बातें लेके चलते हो, बहुत पुराने संस्कार, बातचीत करने का व्यवहार आपका है। अगर इसको हमारे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता हो, माने अच्छा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। और आपको कुछ भी कहो, लेकिन उस तरह का मैं अब ढोंग नहीं कर पाऊंगी, उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाऊंगी जो पुराने लोग करते थे। तो यहाँ तक की बात इन लोगों में आपस में हुई। और आइए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।